हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, उन सभी के जिस प्रकार से उनका एग्ज़ाम्स आना है, उन सभी का सिलेबस अनुसार यानी कि 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम्स आना है। तो और उसमें जिस सब्जेक्ट से जितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसी अनुसार से मैं ये प्रैक्टिस सेट यानी कि सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितनी भी नई-नई अपडेट आती हैं, उन सभी को आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो प्रतिदिन नए-नए प्रैक्टिस सेट और नई-नई अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रतिदिन नए प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट डालूँ, उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई भी नया प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। और हमारी जो दिसंबर में MPPSC का प्री एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए भी मैंने सिलेबस अनुसार 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है MPPSC प्रैक्टिस सेट, तो वहां जाकर वह भी जिन लोगों ने MPPSC का फॉर्म भर रखा है पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तीन तीन मिट्टी के घड़ों को ABC नाम दिया गया है। ए में कुछ घोंगे हैं, बी में कुछ शैवाल हैं तथा सी में कुछ घोंगे व कुछ शैवाल प्रविष्ट किए गए हैं। उपरोक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय तक कौन सा अधिक समय जीवित रहेगा। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। पहले किताबों से क्वेश्चनों को छांटो, उसके बाद कंप्यूटर से टाइप करो, तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये समझिए कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है, क्योंकि मैं सभी किताबों से किसी से 10 किसी से 5 इस प्रकार से क्वेश्चन ले लेके डालता हूँ, यानी कि सब आप लोगों को मुख्य मुख्य क्वेश्चन ही इन प्रैक्टिस सेटों में मिलेंगे। तो आप लोग ये समझिए कि सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है आपको। और दूसरी बात, जैसे कि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 44 पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपके मैंने 30-30 क्वेश्चन के 44 प्रैक्टिस सेट डाले हैं, तो आप लोग जोड़िए कि 44 और आगे और भी डालूंगा, तो 44 क्वेश्चन में 30-30 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कम से कम 1200-1300 क्वेश्चन मैं अभी डाल चुका हूं। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें, और जैसे ही हमारा इसका नोटिफिकेशन आता है, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा सिलेबस अनुसार यानी कि अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा तो 100 क्वेश्चन के, और 150 क्वेश्चन का एग्जाम्स होगा तो पूरे 150 क्वेश्चन के तैयार प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम्स की तरह इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि घड़े घड़े सी में सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे, क्योंकि क्योंकि घड़े घड़े सी में कुछ घोंगे और कुछ शैवाल दोनों प्रविष्ट किए गए हैं। इसलिए क्योंकि जो घोंगे हैं वह शैवाल को खाकर जीवित रह सकते हैं, और जो घोंगे बीट करते हैं उसको खाकर शैवाल भी जीवित रह सकते हैं। इसलिए घड़े सी के शैवाल और घोंगे अधिक समय तक जीवित रहेंगे, यानी कि यह एक दूसरे के पूरक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर करे तो, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, करे तो जी का मान डॉट डॉट डॉट, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू करे तो जी का मान बढ़ने लगेगा। ऑप्शन ए, जी का मान बढ़ने लगेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डॉट 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 के अनुपात में मौजूद होते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा हमेशा 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी, 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें होता है।
तो यह सौर भट्टी में होता है। ऑप्शन ए, यह सौर भट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विषम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर जो जेलीफिश है वह एक विषम है। ऑप्शन सी, जेलीफिश एक विषम है। क्वेश्चन नंबर 6, जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है विभोज्य ऊतक, विभोज्यतक ऊतक। ऑप्शन सी, विभोज्यतक ऊतक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, गति का प्रथम नियम डॉट 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 की परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम विश्रांति की परिभाषा देता है। ऑप्शन डी, विश्रांति की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, आधुनिक आवाज सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो आधुनिक आवाज सारणी के समूह 18 में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वह होते हैं विभोज्य ऊतक 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 एवं स्थायी ऊतक। ऑप्शन बी, विभोज्य ऊतक ऊतक एवं स्थायी ऊतक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, 12 प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो जो तार का नया प्रतिरोध होगा वह होगा 48 प्रतिरोध। ऑप्शन सी, 48 प्रतिरोध। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन डी, विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, तत्व एक्स चतुर संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डॉट 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 होगा। तो इन दोनों तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा एक्स एक्स वाई टू। ऑप्शन ए, एक्स वाई टू। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में होती है। ऑप्शन बी, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में होती है। ऑप्शन बी, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डॉट 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 कहा जाता है। तो इस यंत्र को कहा जाता है अमीटर। ऑप्शन डी, अमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे उल्लेखित पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक अजीबीय हैं, उन्हें पहचानिए। अजीबीय घटक का अर्थ होता है कि जो अजैबीय हैं, उन्हें पहचानिए। तो इसमें से जो अजैबीय होंगे वह होंगे जलवायवीय कारक और अजैब पोषक। ऑप्शन डी, जलवायवीय कारक और अजैब पोषक। जैसे कि यहाँ है ये अजैब पोषक हो गया और ये जलवायवीय कारक हो गया। यह अजीबीय घटक है। बाकी शाकाहारी यह भी मतलब कि जैवीय है। यह तो जैवीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, जलवायवीय कारक और अजैव पोषक। क्वेश्चन नंबर 16, लाल गर्म स्थिति में लोहे वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह बनाता है। तो यह बनाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह बनाता है लोहे लोहे
सेकंड और थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन डी 1000 जूल प्रति सेकंड, सेकंड या 1 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो वह करती है यांत्रिक ऊर्जा को सुनने की अनुभूति पैदा करती है, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए पानी की गहराई को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक हैं, तो वह होते हैं बीज के, ऑप्शन सी बीज के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर निम्न में किसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर वृक्क रोग है जो उसका सबसे अधिक दीर्घकालिक का अर्थ है सबसे ज्यादा समय तक वृक्क रोग का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो श्वसन जो हम सांस लेते हैं अंदर बाहर, इसमें ऊष्मा, आप देखना कभी जब सांस लेंगे और सांस बाहर निकलती है तो वो गर्म लगती है, तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, ऑप्शन डी श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, तो पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो थैलेसीमिया रोग एक अनुवांशिक विकार है। अनुवांशिक विकार का अर्थ है कि जैसे अगर किसी के माता पिता को कोई रोग है तो बच्चे में उस रोग का होना यह होता है अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग, तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग या विकार है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, तो वस्तु होल्डर, यह तो प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा है, दो लेंस भी है, प्रकाश का स्रोत भी है, बाकी हैंड लेंस यह प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं, तो लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें आरबीसी या अगर इनका वैज्ञानिक नाम है कहें तो एरिथ्रोसाइट या आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनकी जो उम्र होती है वह 120 दिन होती है, 120 दिन में यह वो पुरानी आरबीसी खत्म यानी कि मर के और नई बन जाती हैं, ऑप्शन डी लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एरिथ्रोसाइट। इन तीनों ही नाम को आप याद रखें क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई भी नाम डाल सकता है, जैसे कि यहाँ लाल रक्त कणिकाएं लिखा है तो आरबीसी भी लिख सकता था, या फिर अगर वैज्ञानिक नाम लिख देते तो फिर बच्चों को समझ ही में नहीं आता, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है एरिथ्रोसाइट, और इसका इन तीनों का ही आप याद रखें, और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि WBC होती है,
इनका होता है ल्यूकोसाइट, इसका होता है एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम, श्वेत रक्त कणिकाओं का ल्यूकोसाइट, और लघु पट्टिकाएं यानी कि जिन्हें हम इंग्लिश में प्लेटलेट्स बोलते हैं, हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं, और इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है थम्बोसाइट। तो इन तीनों ही का नाम आप वैज्ञानिक नाम याद रखें, क्योंकि यह भी बहुत बार पूछा जाता है, और हो सकता है ऑप्शन में ये नाम ना दे के वैज्ञानिक नाम भी दे सकते हैं। तो इन तीनों को ही आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवाल मूलस्क संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन चूर्ण प्रवाल मूलस्क संघ से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है? तो काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण मैतकांग कोशिकाओं का बना होता है, ऑप्शन ए, मैतकांग कोशिकाओं का। क्वेश्चन नंबर 29, रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी मौसम के दौरान गेहूं और सरसों की फसलें उगाई जाती हैं, ऑप्शन डी, गेहूं और सरसों की फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी। तो यह हमारा 30वां अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों थोड़ा सा याद नहीं रहता है कि ये मुझे लगता था कि पूरे 100 क्वेश्चन का बनाया है। अभी ये मात्र हम 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हो। जैसे ही हमारा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बिल्कुल आपको सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए, आज का अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।